नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए एक बार फिर से नई पुस्तक लेकर आया हूं और ये आज कविता संग्रह है और इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। कविता संग्रह है तो पहले कविता के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दरअसल आज कविता अनेक चुनौतियों और प्रतिकूल समय के बीच भी समकालीन परिदृश्य, यथार्थ और वस्तु स्थिति के पल पल बदलते स्वरूप पर गहरी पकड़ रख रही है। वह अपने इतिहास, वर्तमान और भविष्य के प्रति सचेत करती है। वह अपनी सार्थक अभिव्यक्ति के लिए निरंतर संघर्षरत है। निरंतर कवि और कविता जनसाधारण के दुख सुख एवं परिवेश से आंदोलित होती है, तो उसमें इतनी क्षमता भी होती है कि वह अच्छे और बुरे दौर का दृढ़ता से सामना कर सके। व्यवस्था से संघर्ष करते हुए कवि जिस सृजनात्मक द्वंद्व से निकलता है, वस्तुतः उसके द्वारा अपने समय में कविता से सीधा हस्तक्षेप करती है। जी, अपने समय में सीधा हस्तक्षेप। ये जो मैं आज आपके लिए युवा कवि पंकज कुमार साह का पहला कविता संग्रह है, उसे मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और मेरे सामने है ये पुस्तक मेरे शब्द। जी, मेरे शब्द। और कवि है पंकज कुमार साह। पंकज जी का यह पहला काव्य संग्रह है और इसमें छोटी बड़ी लगभग 94 कविताएं संकलित हैं। इन कविताओं के माध्यम से कवि ने यानी पंकज जी ने अपने परिवेश को जीवंत बना दिया है। कवि ने अपने आसपास जो कुछ भी देखा है, महसूसा है, भोगा है, उसे इसमें अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। इनकी छोटी बड़ी अनेक कविताएं बड़े फलक को अपने अंदर समेटे हुई है। इनकी कविताओं में जहां एक ओर प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और स्त्री विमर्श है, तो वहीं दूसरी ओर आदिवासी लोक संस्कृति और परंपरा को बचाए रखने की चिंता भी है इनकी कविताओं में। इनकी कविताओं का जो परिवेश है वह दुमका के आसपास का है परिवेश। और जैसा कि मैंने बताया कि इस कविताओं में लगभग छोटी बड़ी 94 कविताएं हैं और ये बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। मैं बोधि प्रकाशन के बारे में अगर बात करूं तो एक सज्जन से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से दिल्ली में राजकमल प्रकाशन है, ठीक उसी तरह से जयपुर में बोधि प्रकाशन है। जी, बोधि प्रकाशन और राजकमल प्रकाशन की समानता उन्होंने दर्शाई। ये समानता मुझे अद्भुत सी लगी। मैंने महसूसा भी कि बोधि प्रकाशन ने कविता के प्रचार प्रसार में आजकल बहुत यह प्रकाशक काम कर रहा है। जी, ये पुस्तक उन्होंने जो कवि ने अपने माता पिता और चाहने वालों को समर्पित किया है। इन्होंने लिखा है, देखिए शब्द, कि डिबिए की रोशनी में क ख सिखाने वाली माँ श्रीमती इंदु देवी और पिता श्री विशेश्वर साह को समर्पित, साथ ही उन सभी चहेतों को भी जिनकी वजह से यह पहली कृति आप सभी के सामने है। जी, और जो इस कविता की जो भूमिका है इस संग्रह के बारे में, तो समर्थ समीक्षक डॉक्टर नीलोत्पल रमेश जी ने कविता के बारे में उनकी टिप्पणी है और साथ ही कुछ और लेखक कवि मित्र हैं इनके जिन्होंने इनकी कविताओं पर टिप्पणी की है, जैसे विजय कुमार सिंह छत्तीसगढ़ से, राजकिशोर राजन
पटना से, और सतीश कुमार सिंह ये भी छत्तीसगढ़ से हैं, शिरोमणि महतो नावाडीह बोकारो से हैं, सुमित वाजपेयी, ज्योति रीता, अरुण सिन्हा, मुकेश कुमार सिन्हा ये, और एक और है संतोष पाल जी, संतोष पाल जी भी हैं। इन्होंने इन पे कम छोटी छोटी टिप्पणियां हैं इसमें। और पहली जो कविता है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, अपने माता पिता है, शीर्षक माता पिता कविता का। अगर पिता का होना बरगद होना है, अगर पिता का होना बरगद होना है, तो माँ का होना आंगन की तुलसी, क्योंकि बरगद छांव देता है और तुलसी ठाव, क्योंकि बरगद छांव देता है और तुलसी ठाव। छोटी सी कविता लेकिन पूरी भावपूर्ण कविता है। माँ पिता के प्रति कवि की जो श्रद्धा है वह इन शब्दों के द्वारा अर्पित, उन्होंने अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। और मैं बता रहा था कि इनकी जो कविताएं हैं, एक जो कविता है पेज नंबर 53 पर, यानी 53 पेज पर, आदिवासी लड़की, एक कविता मुझे अच्छी लगी। जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आदिवासी लड़कियों पर, स्त्रियों पर, पुरुषों पर कई सारी कविताएं हैं, तो उसमें मैं एक दो कविताएं आपको सुनाऊंगा, अच्छी हैं। वहाँ की महिलाओं की, आदिवासी महिलाओं की जो संघर्ष है उनका, उसे अपनी कविताओं में इन्होंने व्यक्त किया है, उन संघर्षों को व्यक्त किया है। शीर्षक है आदिवासी लड़की। वो देखिए, वो देखिए दातुन की गठरी लिए पहाड़ से उतरती किसी नक्सली सी दिखती लड़की को वो गठरी नहीं सपने ढो रही है। वो देखिए दातुन की गठरी लिए पहाड़ से उतरती किसी नक्सली सी दिखती लड़की को वो गठरी नहीं सपने ढो रही है, किस्मत नहीं भविष्य संवार रही है। जरा गौर करें तो कहीं से भी विचलित नजर नहीं आती वह। आज फिर हाट का दिन है, उसे आज भी हाट का डर नहीं है। हाट का दिन है। ग्रामीण परिवेश में जो लोकल बाजार लगते हैं, जिसे हाट कहते हैं, सप्ताह में 1 या 2 दिन हाट लगते हैं, और ग्रामीण जो महिलाएं हैं वहाँ से सामान खरीदती भी हैं, और जो कृषक महिलाएं हैं या जो मजदूरिनें हैं, जो कारीगर हैं, वो काम करती हैं, जो सप्ताह भर में जो काम इकट्ठा करती है, काम बनाती है, सामान बनाती हैं, उन चाहे खेती से हो उपजाती हैं, चाहे कोई सब्जी या कुछ और चीज़ें, या कोई हाथ से बनी हुई चीज़ें अगर बनाती हैं, तो वो उस वहाँ जाकर बेचती हैं हाट में, और उससे कुछ पैसे उन्हें प्राप्त होता है, तो फिर उससे उनका जीविका चलता है। तो क्या देखिए इसमें, वो देखिए दातून की गठरी लिए पहाड़ से उतरती किसी आदिवासी किसी नक्सली सी दिखती लड़की को वो गठरी नहीं सपने ढो रही है, किस्मत नहीं भविष्य संवार रही है। जरा गौर करें तो कहीं से भी विचलित नजर नहीं आती वह। आज फिर हाट का दिन है, इससे उसे आज भी हाट का डर नहीं है। उसके उतार चढ़ाव की चिंता भी नहीं है। बस कुछ सपने जो अधूरे रह गए थे पिछली हाट में, आज पूरे होने के आसार हैं। दातुन धोती लड़की बहुत खुश है आज, इतनी खुश कि आज दातुन के पैसे से खरीदेगी कुछ घटिया किस्म की दाल, जिसे वो सपरिवार आज भात के साथ खाएगी। यानी आज उसके घर माड़ भात नहीं, दाल भात बनेगा। जी, दाल भात बनेगा। दातुन बेचकर दाल लाएगी खरीद कर और दाल भात खाएगी, नहीं तो उनका तो माड़ भात खाकर ही जीवन गुजारा कर लेती है। एक और अन्य कविता है पेज नंबर 55 पर, दोने बेच कर लौटती आदिवासी औरतें।
तेंदू पत्ते के दोने को बेच जब लौट रही होंगी आदिवासी औरतें अपने अपने घर। तेंदू पत्ते के दोने बेचकर जब लौट रही होंगी आदिवासी औरतें अपने अपने घर, तब वो महिला सशक्तिकरण के बारे में नहीं सोच रही होंगी। महिला सशक्तिकरण के बारे में नहीं सोच रही होंगी। वो आज लिए जाने वाले सौदे, मलेरिया से पीड़ित बच्चे और खांसते हुए पति के बारे में सोच रही होंगी। वो भात के साथ मांड़ खाएगी या कोई जंगली साग भून लेगी, यही सोच रही होगी। कल जंगल के किस ओर जाएगी, किस पेड़ से नोक झोंक कर कितना पत्ता तोड़ेगी ताकि जुटा सके खाना एक दिन का, वे सोच रही होंगी। वो नहीं सोच रही होंगी उस दुकानदार के बारे में जो दोने खरीदते वक्त घूर रहा था उसकी छाती को। वो उसे वहशी दरिंदा कहने को भी नहीं सोच रही होगी, और ना ही सोच रही होगी किसी कैंडल मार्च के बारे में। वो सोच रही होगी कल बेचे जाने वाले दोने के बारे में, अपने बकाये के बारे में, सोते हुए मांदर की थाप पर थिरकते हुए सपनों के बारे में। दोने बेचने वाली आदिवासी औरतें फालतू बातें नहीं सोचती, वो सिर्फ और सिर्फ भूख को सोचती हैं, सिर्फ भूख को। जी, इस कविता में आपको कई जगह व्यंग नजर आया होगा। नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, किसी समस्या को लेकर हम कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन उसका हल क्या है? खैर, और भी कविताएं हैं, आदिवासी औरतें और महिला दिवस, लेकिन मैं अब एक आपको प्रेम कविताएं सुनाऊंगा। प्रेम में लड़की। जी, प्रेम में लड़की। वो लड़की उन दिनों पूरी तरह प्रेम में बौराई थी। जी, वो लड़की उन दिनों पूरी तरह प्रेम में बौराई थी। प्रेम ही खाती, चबाती, नहाती, निचोड़ती थी। वो लड़की सांझ ढले दिया बाती से पहले प्रेम पकाती और सबको प्रेम परोसती थी। वो लड़की यूं ही हंसी खुशी विरह में प्रेम जीती थी, और एक दिन वो अपने प्रेम को निगल गई। अब वो लड़की प्रेम में नहीं रही, आज प्रेम उसके भीतर है, आज प्रेम उसके भीतर है। जी। एक और हालांकि प्रेम पर कई कविताएं हैं और इनकी माँ पर भी बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन एक मैं आपको बिल्कुल अलग स्वाद की कविता मैं आपके सुनाता हूँ इनकी। ए भैया बेटों को भी बचाइए। जी, हम आमतौर पर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बचाने की बात करते हैं, लेकिन उन बेटों को बचाने की बात नहीं करते हैं। जी, तो कवि के लिए, कवि के मन में उन बेटों के प्रति भी उनकी संवेदना जग जाती है। कहते हैं, ए भैया बेटों को भी बचाइए, बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए, अच्छा है। बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए, अच्छा है। बेटी को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, मगर होश संभालते ही बेटों को दिल्ली और मुंबई मत भगाइए। बेटे रोजगार को भटक रहे हैं, झूठे आरोपों में जेलों में सड़ रहे हैं। ए भैया उन बेटों को भी बचाइए, अच्छा है। बेटियां घर आंगन द्वार है, मगर बेटों से ही तो बाहरी संसार है। बेटियां सयानी हो चली जा रही मायके,
बेटे परदेश में रहकर भूलते जा रहे अपने घरों की जायके। जी, अच्छा है बेटियां घर आंगन द्वार है, मगर बेटों से ही तो बाहरी संसार है। बेटियां सयानी हो चली जा रही मायके, बेटे परदेश में रहकर भूलते जा रहे अपने घरों के जायके। अच्छा है बेटियां लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा हैं। तो बेटों के बगैर भी जहां कहां जीवन पूरा है। बेटियां रोती हैं तो सारा जग जान जाता है। फटे कलेजे को बेटा कहां दिखा पाता है। बेटों को कलेजे से लगाइए, ए भैया, उन बेटों को भी बचाइए। अच्छा है बेटियां सज्जन, सुशील और सदाचारी है, तो बेटे भी कहां सारे बलात्कारी हैं। थोड़ा बेटियों को भी समझाइए, ए भैया, बेटों को भी बचाइए। अगर बेटियों पर गढ़ चुके महाकाव्य तो थोड़ा बेटों पर भी कलम चलाइए। सिर्फ बेटियों को ही नहीं, बेटों को भी पढ़ाइए और बेटों को भी बचाइए। ये कविता है। वैसे तो कई अद्भुत कविताएं, कई अच्छी कविताएं हैं इसमें। चाहता कि मैं आपको सुनाता, लेकिन समय का अभाव और जो मैं समीक्षा कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसमें इतना गुंजाइश नहीं है। इस पर कभी लिखूंगा तो आप सभी के लिए वो पढ़ाऊंगा, दूंगा, या फिर कभी मौका मिला तो पंकज जी की कविताओं पर बात करेंगे। पंकज जी की कविताओं की भाषा जो है एक तरह से सृजनात्मक भाषा है। उस समय हिंदी के साथ साथ इन्होंने तद्भव शब्दों का तो प्रयोग किया ही है। बहुत से शब्द जो हैं दुमका के आसपास, जो क्षेत्रीय शब्द हैं, आसपास जो बोली जाती हैं, वो जो भाषा, उस भाषा से जो शब्द इन्होंने ग्रहण किया है, वो भी अपनी कविताओं में इन्होंने दिया है। कविताएं सारी एक से एक लाजवाब हैं। तो कविता की इस किताब को खरीदिए और किताब की और कविताओं का मज़ा लीजिए। आज मैं इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद।